बीती ताई बिसार दे आगे की सुधले। मतलब जो हुआ सो हुआ, उसे भुलाकर अब आगे का रास्ता, आगे का सफर किस तरह तय करना है, ऐसा करने वाले इंसान को ही हम मेंटली प्रेजेंट इंसान कहते हैं। लेकिन हम में से कितने लोग हैं जो वाकई में जो गलती हो गई, जो भूल हो गई, उसे भुलाकर तुरंत वापसी करने में विश्वास रखते हैं या वाकई में ऐसा कर पाते हैं। हमारे आज की कहानी की मेन सेंट्रल कैरेक्टर एक ऐसी महिला है जिससे एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद वो किस तरह से उस पूरी सिचुएशन को हैंडल करती है, यह देखने और सुनने लायक है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है रजत कुमार शर्मा और आपका स्वागत है स्टिल अ स्टोरी स्टूडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वो साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई कहानी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। हमारी आज की कहानी लैम्ब टू द स्लॉटर बाय ऑल टाइम फेमस राइटर रोल्ड डाल। तो कहानी की शुरुआत होती है मैरी मेलोनी के घर से। जी हां, इस कहानी की सेंट्रल कैरेक्टर मैरी मेलोनी, जो कि वाइफ हैं, पत्नी हैं डिटेक्टिव पैट्रिक मेलोनी की। पैट्रिक मेलोनी जो कि यूएस पुलिस डिपार्टमेंट में एक सीनियर डिटेक्टिव हैं। बहुत ही अच्छा रहन सहन है, एक अच्छा घर है जिसमें मैरी मेलोनी और पैट्रिक मेलोनी दोनों रहते हैं। तो हर शाम की तरह आज की शाम में भी मैरी मेलोनी इंतजार कर रही हैं अपने हस्बैंड पैट्रिक मेलोनी का कि कब वो शाम के 5 बजे के करीब घर वापस लौटेंगे और कब साथ में दोनों बैठकर थोड़ी थोड़ी विस्की एंजॉय करेंगे, जो कि वो रोज किया करते थे। जैसा कि कहानी में बताया गया है कि मैरी मेलोनी इस वक्त प्रेग्नेंट है। वो अपने 6th मंथ, 6ठे महीने में है और बहुत बेसब्री से उन्हें इंतजार है कि कब वो मां बनेंगी, और पैट्रिक को भी इंतजार है कि कब वो एक पिता बनेंगे। तो आज की शाम जैसे ही मैरी आवाज सुनती हैं पैट्रिक की गाड़ी बाहर पार्क होने की, तो वो तुरंत दरवाजे पर पहुंचती हैं, दरवाजा खोलती हैं और बड़े प्यार के साथ अपने हस्बैंड को ग्रीट करती हैं और दोनों साथ बैठकर विस्की एंजॉय करना शुरू करते हैं। लेकिन आज पता नहीं क्यों पैट्रिक का मूड थोड़ा सा अजीब है। ये थर्सडे की यानी बृहस्पतिवार की शाम है जिसमें हर हफ्ते हर थर्सडे को ये दोनों खाने के लिए बाहर जाया करते थे। तो आज भी मैरी को यही अंदाजा था कि हम कुछ वक्त के बाद रात का खाना खाने के लिए बाहर जाएंगे। लेकिन पैट्रिक को थोड़ा सा उदास, थोड़ा सा मायूस, परेशान देखकर मैरी उनसे कहती हैं कि आप देखिए, अगर आप आज बाहर नहीं चलना चाहते हैं खाने के लिए तो मैं यही खाना बना दूंगी। फ्रीजर में काफी सारा चिकन है, लैम्ब है, तो मैं कुछ ना कुछ वहां से बना दूंगी और कुछ सब्जियां भी हैं, तो हमारा डिनर आराम से हो जाएगा, आप उसकी फिक्र मत कीजिए। लेकिन पैट्रिक उनसे कहते हैं कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो हम बाद में देखेंगे। और वो मैरी को अपने पास बुलाते हैं कि मैरी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, तुम जरा मेरे पास आकर बैठो। मैरी थोड़ी घबराई हुई सी उनके पास जाती हैं, बैठती हैं और फिर पैट्रिक मेलोनी मैरी से कुछ ऐसा कहते हैं जिसे कहानी में साफ तौर पर लिखा नहीं गया है। रोल डाल ने इस बात को लिखा नहीं है। वो ऐसा कुछ कहते हैं कि मैरी यकीन नहीं कर पाती और बस अंत में इतना कहते हैं कि देखो, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगा, तुम्हारी जिम्मेदारी, हमारे होने वाले बच्चे की जिम्मेदारी मेरी है। लेकिन मेरी हालत को समझो, मेरी इस बात को समझो और इस बात के बारे में ज्यादा सीन क्रिएट मत करना, मेरे लिए कोई परेशानी खड़ी मत करना, अदरवाइज मेरी नौकरी पर भी बात आ सकती है। मैरी ये बात सुनकर सन्न रह जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि वो किस तरह से रिएक्ट करे, कैसे रिस्पॉन्ड करे। वो चाहती है कि काश ऐसा हो कि मैं किसी नींद में हूं और ये कोई सपना हो और इसे मैं भुला दूं। और बस यही सोचकर वो तुरंत वहां से उठ खड़ी होती है और कहती है कि पैट्रिक, मैं किचन में जाकर खाने की तैयारी करती। पैट्रिक
कुछ कह नहीं पाते मैरी की हालत देखकर, जितना शौक उसे वो बात सुनकर लगा था। तो मैरी चलकर किचन में आती है, फ्रीजर खोलती है, उसमें से बहुत बड़ा लैम्ब पीस निकालती है और उसे स्लैब पर रख देती है। उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। उसका शरीर मानो जवाब देना शुरू कर देता है। उसे अपने पैर, अपना ही वजन इतना भारी लगने लगता है कि एक कदम भी आगे बढ़ाना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी वो उस बड़े से लैम्ब पीस को अपने हाथ में लेकर वापस रूम में आती है। वो देखती है कि उसका पति पैट्रिक खिड़की के पास बाहर का व्यू देखते हुए ग्लास में अपनी विस्की पी रहा है। वो चलकर उसके पास जाती है। पैट्रिक शायद सुन लेता है कि हाँ वो पीछे से चलकर आ रही है। वो पीछे मुड़कर कहता है कि देखो मैरी, मुझे ज्यादा भूख नहीं है, तो मेरा आज का खाना मत बनाना, मेरी खाने की इच्छा नहीं है। और इससे पहले वो कुछ और कहता, मैरी उसी लैम्ब पीस को बुरी तरह घुमाकर उसके सर पर मारती है। पैट्रिक वहीं ढेर हो जाता है। उसके सर पर एक लंबा सा चोट का निशान बनता है और उसमें से खून बुरी तरह बहने लगता है। उस तेज तर्रार शॉट से जो कि उस लैम्ब पीस को यूज करके मैरी ने उस पर मारा था, ऑन द स्पॉट पैट्रिक की डेथ हो जाती है। और जैसे ही मैरी वो बहता हुआ खून और फर्श पर पड़े निढाल पैट्रिक को देखती है, उसे अचानक से होश आता है कि ये उसने क्या कर दिया। लेकिन अब जो उसने किया था उसे अनडू करने का या कंट्रोल जी का कोई ऑप्शन जीवन में था नहीं। उसने अपने पति की हत्या कर दी थी। और बस इस क्राइसिस सिचुएशन में, इस मुश्किल की घड़ी में जिस तरह मैरी का दिमाग चलना शुरू होता है वो अपने आप में कमाल है। वो तुरंत किचन की तरफ भागती है। वो लैम्ब पीस जिससे उसने हत्या की थी उसे जाकर तुरंत अवन में रखती है और अवन स्टार्ट कर देती है। फिर फटाफट कपड़े बदलती है, खुद को थोड़ा तैयार करती है, लिपस्टिक लगाती है, अपने बाल ठीक करती है और अपना बैग लेकर तुरंत निकल पड़ती है मार्केट की तरफ और पहुंच जाती है उस ग्रोसरी स्टोर, उस दुकान में जहां से वो हमेशा सब्जियां, चिकन, लैम्ब, मीट वगैरह सब लिया करती थी। जब वो वहां पहुंचती है तो सैम, उस दुकान का मालिक, उसे ग्रीट करता है, उसे देखकर खुश होता है। तो सैम उससे पूछता है कैसी तबीयत है, घर पर सब कैसे हैं, पैट्रिक कैसा है। तो बताती है कि सब कुछ बढ़िया है और आज पैट्रिक और उसने तय किया है कि आज वो डिनर घर पे ही करेंगे, क्योंकि हर थर्सडे वो बाहर खाना खाते हैं। तो आज की शाम वो बाहर नहीं खाएंगे, घर पर खाएंगे, इसलिए कुछ सब्जियां और कुछ सामान वो लेने के लिए आई है। तो सैम ये जानकर बड़ा खुश होता है। तो वहां से मैरी कुछ आलू और कुछ मटर उठाकर काउंटर पर आ जाती है। तो जैसे ही सैम बिलिंग स्टार्ट करता है वो कहता है कि देखो, अगर तुम पैट्रिक के लिए घर पे खाना बनाने वाली हो तो मैं रिकमेंड करूंगा कि तुम वो जो चीज केक उधर रखा है वो भी ले लो, क्योंकि उसे खाने के बाद चीज केक बहुत पसंद है। तो मैरी कहती है बिल्कुल, मैं चीज केक लेकर आती हूँ। वो चीज केक वहां से लाती है और सबका बिल बनवाकर उसकी पेमेंट करके वहां से निकल जाती है और खुद को वापस के रास्ते में बस यही कहती है कि घर पर सब ठीक है, मुझे कुछ नहीं पता, मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूं और आज मैं उनके लिए खूब मन से खाना बनाऊंगी। और जैसे वो घर पहुंचती है और जैसे ही पैट्रिक को वहां निढाल, खून से लथपथ पड़ा हुआ देखती है, वो तुरंत चिल्लाना शुरू कर देती है। चीख इतनी जोर की होती है, आस पड़ोस के लोगों को, पड़ोसियों को पता लग जाता है कि इस घर में कुछ हुआ है। वो तुरंत भागकर खुद ही पुलिस को फोन करती है। पुलिस डिपार्टमेंट, जो कि पहले से ही उसे जानता था क्योंकि वो पैट्रिक मेलोनी की वाइफ थी, पैट्रिक मेलोनी जो कि एक सीनियर डिटेक्टिव है पुलिस में, तो सब लोग उन्हें जानते हैं। तो जैसे ही वो फोन करती है और बताती है कि किसी ने पैट्रिक की हत्या कर दी है, 5 मिनट के अंदर अंदर 2 डिटेक्टिव्स, जिसमें सीनियर डिटेक्टिव जैक नूनन और उसके साथ उसका एक जूनियर असिस्टेंट, दोनों पहुंच जाते हैं। कुछ ही देर में पुलिस वाले भी वहां पहुंच जाते हैं, पुलिस का फोटोग्राफर भी वहां आ जाता है, फोरेंसिक डिपार्टमेंट से लोग आ जाते हैं और पूरा क्राइम सीन क्रिएट हो जाता है। और मैरी का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। सब उसे तसल्ली देते हैं, सांत्वना देते हैं कि
वो इस तरह से ना रोए, वो इस तरह से अपनी तबीयत खराब ना करे, क्योंकि उसके अंदर एक और जिंदगी है जो पल रही है। खैर, जब वो थोड़ा शांत होती है, थोड़ा चुप होती है, तो जैक नूनन और पुलिस के बाकी लोग उसे पीने के लिए पानी देते हैं और थोड़ी थोड़ी पूछताछ उससे शुरू करते हैं कि जिस वक्त ये हुआ वो कहां थी, पैट्रिक किस वक्त पुलिस स्टेशन से वापस आया, उसकी और पैट्रिक की क्या बात हुई, और जो भी ऐसे सवाल हो सकते हैं, लेकिन बहुत इज्जत के साथ, बहुत तहजीब के साथ, क्योंकि वो डिटेक्टिव पैट्रिक मेलोनी की पत्नी थी। वो ऐसी कोई महिला नहीं थी जिसके हस्बैंड की हत्या हो गई जिसे आप शक की नजर से देखें। तो बहुत अदब के साथ, इज्जत के साथ सब उसे ट्रीट करते हैं और फिर सब ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिर हत्यारा गया कहां। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो सबके मन में इस वक्त चल रहा था वो ये था कि ये हत्या हुई किससे, कौन सा वेपन, कौन सा ऐसा औजार इस्तेमाल हुआ इस हत्या को करने में कि इतना बड़ा घाव, इतना बड़ा जख्म पैट्रिक के सर पर आया और इतना खून अचानक से बह गया। सब लोग अंदाजा लगाने लगे। कोई कहने लगा कि गोल्फ के बैट से काम हुआ है, तो कोई कहने लगा कि बहुत भारी लोहे के सरिये से काम हुआ होगा, और सब लोग अपने अपने अंदाजे लगाने लगे। कुछ वक्त बाद मैरी वहां से उठकर घर के बाहर अपने लॉन में आकर बैठ जाती है। जैक न्यूनन, जो डिटेक्टिव सबसे पहले वहां पहुंचा था, उसे वो अच्छी तरह से जानती है। वो पैट्रिक का जूनियर था और बहुत सालों से घर में उसका आना जाना था। वो जैक को बुलाती है और उससे पूछती है कि क्या उसे थोड़ी सी विस्की मिल सकती है ताकि वो आराम से यहां बाहर बैठ सके। तो जैक उसके लिए एक ग्लास में थोड़ी सी विस्की लेकर आता है और साथ में उसे बताता है कि मैरी, शायद आपने आज डिनर के लिए लैम्ब पीस अपने ओवन में रखा था, मुझे लगता है वो बहुत ज्यादा गर्म हो गया। तो अचानक से मैरी उससे कहती है कि जैक, मैं तो भूल ही गई कि लैम्ब पीस उस ओवन में है, क्या तुम प्लीज जाकर ओवन को बंद कर दोगे। जैक वापस जाकर ओवन को बंद कर देता है। तो पुलिस के फोटोग्राफर्स अपनी तस्वीरें ले रहे होते हैं, फोरेंसिक डिपार्टमेंट के लोग अपने क्लूज, अपने फिंगरप्रिंट्स, इधर उधर के निशान इकट्ठे कर रहे होते हैं, पुलिस वाले अपना काम कर रहे होते हैं, और इसी बीच वहां मैरी चलकर आती है और सबसे कहती है कि मैं जानती हूं आप सब कितने दुखी हैं, क्योंकि पैट्रिक आपके साथी थे, मेरे पति थे, मेरे तो जीवन साथी थे। लेकिन मैं देख रही हूं आप इतने समय से यहां पर हैं और इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और मुझे लगता नहीं कि आप आने वाले कुछ घंटों में भी यहां से फ्री हो पाएंगे, तो आप लोग कुछ खा क्यों नहीं लेते। सब उन्हें मना करते हैं कि देखें, नहीं, ये ऐसा मौका नहीं है कि हम बैठकर खाएं, आप हमें अपना काम करने दें और आप आराम से अपना ख्याल रखें, आप कुछ खा लें और आप जाकर सो जाएं। तो मैरी उनसे कहती है कि देखिए, मैं समझती हूं कि आप लोग इस वक्त कितने थके हुए हैं और कितने भूखे भी हैं। पूरे दिन के काम के बाद अचानक ये चीज हुई और आपको यहां आना पड़ा, तो आप प्लीज खुद को इस तरह से स्ट्रेस मत दीजिए। किचन में मैंने ओवन में लैम्ब पीस रखा था माइक्रोवेव करने के लिए, हम दोनों के डिनर के लिए, तो आप प्लीज उसे खाकर फिनिश करने में मेरी मदद कर दीजिए। सब लोग पहले मना करते हैं, नानुकुर करते हैं, लेकिन फिर सब समझ जाते हैं अगर हमने इसे नहीं खाया तो ये वेस्ट हो जाएगा, और इस तरह से खाना वेस्ट करना अच्छी बात नहीं है। तो जैक नूनन, बाकी डिटेक्टिव्स, पुलिस के लोग किचन में जाते हैं, अपनी अपनी प्लेट्स उठाते हैं, उस लैम्ब पीस को ओवन से बाहर निकालते हैं जो अब अच्छी तरह से माइक्रोवेव हो चुका था, उसे कट करते हैं, एक दूसरे की प्लेट्स में सर्व करते हैं और खाना शुरू कर देते हैं। और बस इस वक्त सबके दिमाग में एक ही बात चल रही होती है, वो कौन था जिसने पैट्रिक की हत्या की, और आखिर वो हथियार कैसा था, वो औजार कैसा था जिससे हत्या हुई, और हम उसे ढूंढ क्यों नहीं पा रहे हैं। पूरे घर में कहीं भी ऐसा कोई वेपन, ऐसा कोई औजार नहीं मिल रहा है, और अगर इतना बड़ा कोई वेपन लेकर, अपने साथ लेकर यहां से बाहर निकला है, तो बाहर पकड़ा कैसे नहीं गया। ये बातें करते हुए, ये सब सोचते हुए वो उस लैम्ब पीस को खाते रहते हैं और धीरे धीरे खत्म कर देते हैं। और बाहर बैठी मैरी अपने आप में मुस्कुराकर आसमान देखती हुई बस ये सोच रही होती है कि कितनी खूबसूरती से आज पुलिस ने उसे उसका क्राइम वेपन खत्म कर देने में मदद की।
तो प्रेजेंस ऑफ माइंड, जिसे इतनी ज्यादा अहमियत दी जाती है हमारी जिंदगी में कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि जितना ज्यादा हो सके हम इस मोमेंट में, इस वक्त में प्रेजेंट रहें और सही फैसले ले पाएं, वाकई में एक ऐसा वर्च्यू है, एक ऐसी क्वालिटी है जो हर किसी के पास नहीं होती। और इसी क्वालिटी का इस्तेमाल करते हुए, प्रेजेंस ऑफ माइंड का इस्तेमाल करते हुए, इस कहानी में मैरी मेलोनी अपने ऊपर आने वाले एक बहुत बड़े संकट को, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को टाल देती है। आशा करते हैं कि आज की कहानी आपको अच्छी लगी। अगर हां तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अपना फीडबैक, अपने विचार कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर चाहें तो नीचे दिए गए नंबर पर हमें सपोर्ट कीजिए। आपका थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन भी हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है। तो जल्द मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।